हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रेणुका वर्मा अपने चैनल बॉटनी ज्ञान में आपका वेलकम करती हूँ। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं यह है प्रिंसिपल ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स। अब लिमिटिंग फैक्टर्स का प्रिंसिपल क्या है उसके बारे में जो है आज हम जानेंगे। तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन दबाकर नोटिफिकेशन स्टार्ट करना ना भूलिए। और अगर आपको लगता है कि मेरे वीडियोज़ हेल्पफुल हैं तो इन्हें लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, प्रिंसिपल ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। लिमिटिंग फैक्टर का प्रिंसिपल क्या कहता है? देखिए, एक जनरल सा अगर हम एग्जांपल लें कि हम खाने को कितना भी टेस्टी बना लें, कितना भी अच्छा खाना हो, उसमें मिर्च मसाले सब कुछ परफेक्ट हो, लेकिन उसमें अगर नमक की कमी रह गई तो खाना हमें खाने में अच्छा नहीं लगेगा। तो उस खाने का लिमिटिंग फैक्टर क्या हो गया? सॉल्ट हो गया, जो कि सबसे कम मात्रा में डलता है लेकिन सबसे ज्यादा खाने के टेस्ट को अफेक्ट करता है। बाकी मसाले अगर कम भी होंगे तो हम उस खाने को खा सकते हैं, लेकिन अगर नमक कम होगा या नमक ज्यादा हो गया तो हम उस खाने को नहीं खा सकते। तो यहाँ पर ये जो प्रिंसिपल है, ये सिंपल सा प्रिंसिपल ये कहना चाहता है कि जो भी केमिकल या जो भी सब्सटेंस सबसे कम मात्रा में होता है वो ही लिमिटिंग फैक्टर होता है। तो सिद्धांत को हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले जाने कि लिमिटिंग फैक्टर क्या होता है। देखिए, हर एक फैक्टर जो है उसकी वैल्यू कभी भी कांस्टेंट नहीं हो सकती, कभी भी स्थिर नहीं हो सकती। हम ये नहीं कह सकते कि हर एक चीज के लिए एक पर्टिकुलर फैक्टर जो है वो इसी वैल्यू के अंदर रहेगा। हर एक रिएक्शन के अंदर, हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर, हर चीज के अंदर जो फैक्टर्स हैं या जो जिनकी ऑप्टिमम वैल्यू है वो वेरी करती रहती है। ठीक है, ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड पर और अन्य फैक्टर्स के ऊपर। ऐसे केस में अगर हम बात करें तो एक ऐसा फैक्टर पाया जाता है जिसे हम लिमिटिंग फैक्टर कहते हैं, और सिर्फ उस लिमिटिंग फैक्टर पर काम करके हम रिएक्शन ऑफ रेट जो है, यानी कि जो भी अभिक्रिया की दर है उसको घटा या बढ़ा सकते हैं, या फिर एक बैलेंस हम उससे बनाए रख सकते हैं। लिमिटिंग फैक्टर एक ऐसा फैक्टर होता है जो कि डेफिशिएंसी के अंदर पाया जाता है, और अगर उसकी थोड़ी सी भी मात्रा अगर हम इंक्रीज करते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड बढ़ता है, और मैग्नीट्यूड बढ़ते ही क्या होता है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी इंक्रीज हो जाती है। अब लिमिटिंग फैक्टर के प्रिंसिपल से रिलेटेड बहुत सारे साइंटिस्ट ने अलग अलग कंसेप्ट दिए हैं, प्रिंसिपल दिए हैं, लॉज दिए हैं। जैसे देखिए, लिबिग्स लॉ ऑफ द मिनिमम, ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर और सेल्फर्ड्स लॉ ऑफ टॉलरेंस। तो ये तीन जो लॉ या प्रिंसिपल हैं, इन्हें जो है सबसे ज्यादा लिमिटिंग फैक्टर या मिनिमम लॉ के रूप में जाना जाता है, जो कि कम क्वांटिटी के जो भी सब्सटेंस हैं उनको एज अ लिमिटिंग फैक्टर मानता है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। ब्लैकमैन ने 1905 के अंदर जो लिमिटिंग फैक्टर्स हैं उनके इफेक्ट पर स्टडी की थी इन्होंने, और फिर प्रिंसिपल ऑफ लिमिटिंग फैक्टर जो है वो प्रपोज किया था। इन्होंने ये माना कि जब एक प्रोसेस जो है वो तेजी से चल रही है तो वहां पर बहुत सारे सेपरेट फैक्टर्स जो हैं उसके ऊपर काम करते हैं, लेकिन उस जो प्रोसेस की रेट है वो एक स्लोएस्ट फैक्टर या मिनिमम फैक्टर के द्वारा कंट्रोल होती है, जिसे हम लिमिटिंग फैक्टर कहते हैं। हम दूसरे शब्दों में अगर बात करें तो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस की जो रेट है वो एक टाइम में एक या एक से अधिक उन फैक्टर्स के द्वारा अफेक्ट होती है जो वहां उस रिएक्शन में डेफिशिएंसी के अंदर हैं या कम मात्रा में उपस्थित हैं। तो ऐसे जो फैक्टर्स होते हैं उन्हें हम लिमिटिंग फैक्टर्स कहते हैं। ब्लैकमैन की जो स्टडी है उन्होंने उसमें इफेक्ट ऑफ CO2 कंसंट्रेशन, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी कंसंट्रेशन के इफेक्ट की बात की, लाइट इंटेंसिटी की बात की और टेम्परेचर की बात की। और यहाँ पर इन्होंने जिस रिएक्शन पर काम किया वो रिएक्शन थी फोटोसिंथेसिस, या हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस रिएक्शन जो है उसकी रेट पर इन्होंने CO2 की कंसंट्रेशन, लाइट इंटेंसिटी और टेम्परेचर की इफेक्ट की स्टडी की, और इन्होंने ये पाया कि सारे के सारे फैक्टर्स जो हैं यहाँ पर ऑप्टिमम कंसंट्रेशन के अंदर जब होते हैं तभी ये रिएक्शन जो है अच्छे से वर्क कर पाती है। ठीक है, इन्होंने जो कहा कि इनिशियली जब फोटोसिंथेटिक मटेरियल हैं उन्हें अगर हम 20 डिग्री सेल्सियस एनवायरनमेंट में रखते हैं जहां पर 0.01% CO2 प्रेजेंट है, तो
और वहां पर हम उसे कोई भी लाइट प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। यानी कि हमने टेम्परेचर बिल्कुल कम कर दिया, ठीक है, और वहां पर हम उसको लाइट भी नहीं दे रहे हैं। और तीसरी कंडीशन, वहां पर जो CO2 है वो भी बहुत कम कंसंट्रेशन में प्रेजेंट है। तो जब ये तीनों फैक्टर्स इस तरीके से इन्होंने यहाँ पर चेंज कर दिए तो फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। इन्होंने देखा कि यहाँ पर फोटोसिंथेसिस तो नहीं हो रहा, लेकिन उसकी जगह पर यहाँ पर जो है CO2 का इवोल्यूशन हो रहा है और ऑक्सीजन जो है वो एब्जॉर्ब हो रही है। इसके बाद ब्लैकमैन ने एक लाइट ऑफ लॉ इंटेंसिटी जो है इस तरीके का एक प्रिंसिपल प्रोवाइड किया जिसे 150 फुट कैंडल्स के नाम से जाना जाता है। इन्होंने पाया कि जब ये कंडीशन हम देते हैं तो फोटोसिंथेसिस होता है। जब लाइट इंटेंसिटी को इंक्रीज किया जाता है, जिसे हम कहते हैं 800 फुट कैंडल्स, यानी कि जब लाइट की इंटेंसिटी को इन्होंने इंक्रीज किया तो फोटोसिंथेसिस की जो रेट है वो भी इंक्रीज हुई इनिशियली, लेकिन बाद में जो ये रेट है उसका लेवल कम हो गया। तो यहाँ पर लाइट जो है उसकी इंटेंसिटी बढ़ाने से एक बार तो उसने देख लिया कि लेवल इंक्रीज हो रहा है, लेकिन बाद में जब लेवल ऑफ हुआ तो इससे इन्होंने ये चीज कही कि लाइट यहाँ पर लिमिटिंग फैक्टर नहीं है। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने जब CO2 की अवेलेबिलिटी को इंक्रीज किया तो इन्होंने देखा कि जो फोटोसिंथेसिस की रेट है वो भी इन्फ्लुएंस हुई। इन्होंने ये कहा कि जब इनिशियली इन्होंने लाइट को एज ए लिमिटिंग फैक्टर माना था क्योंकि वहां पर लाइट कम थी, लेकिन इनका कहना यह है कि अगर लाइट सफिशिएंट क्वांटिटी के अंदर है तो वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड लिमिटिंग फैक्टर होगा, ना कि लाइट लिमिटिंग फैक्टर होगा, क्योंकि CO2 की कंसंट्रेशन ऑलरेडी बहुत कम होती है और ये डेफिशिएंसी जो है फोटोसिंथेसिस में पाई जाती है क्योंकि एनवायरमेंट में CO2 कम होता है। तो इन्होंने ये जो चीज निकाली, इनके रिजल्ट से जो निकल करके आया स्टडीज से, वो ये निकल करके आया कि फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड लिमिटिंग फैक्टर के रूप में होती है। यहां पर हम देखें, ये है ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। इन्होंने देखिए क्या किया, ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये जो है ये है लाइट लिमिटेड फेज, यानी कि एक तरीके से लाइट को इन्होंने यहाँ लिमिट किया है। ये जो है ये है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस और ये है लाइट इंटेंसिटी इन फुट कैंडल्स। अब यहाँ पर देखिए, इन्होंने देखा कि जब इन्होंने 500 फुट लाइट दी तो उससे क्या हुआ, यहाँ पर ये जो है कंडीशन, यानी कि 500 फुट से कम जब इन्होंने लाइट दी तो क्या हुआ, इसे हम डार्क लिमिटेड फेज कहेंगे। और यहाँ पर इन्होंने CO2 जो है वो भी इनसफिशिएंट प्रोवाइड की, तो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है यहाँ पर 800 फुट लाइट जब प्रोवाइड की तो, और इसके साथ ही इन्होंने टेम्परेचर जो है वो दिया 20 डिग्री सेल्सियस और CO2 जो है वो इन्होंने एक्सेस में दी। तो उससे क्या हुआ कि पहले जो है हल्का सा फोटोसिंथेसिस जो है इंक्रीज हुई और उसके बाद वो एक इक्वल लेवल पर आ गई। इसके बाद जो है इन्होंने और ज्यादा लगभग 1200 कैंडल फुट लाइट जब इन्होंने दी तो उस कंडीशन में देखिए क्या हुआ कि एक बार एक रेट से जो है यहाँ पर फोटोसिंथेसिस की रेट इंक्रीज हुई और उसके बाद ये लिमिट हो गई। यहाँ पर इन्होंने एक्सेस CO2 दी, टेम्परेचर भी जो है 35 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया। तो इस प्रोसेस से जो चीज समझ में आती है, इस ग्राफ से वो ये चीज समझ में आती है कि ये कंडीशंस पर डिपेंड करता है कि क्या कंडीशन है, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग लिमिटिंग फैक्टर जो है डिसाइड होते हैं। अगर डार्क में कोई रिएक्शन हो रही है तो वहां पर लाइट जो है लिमिटिंग फैक्टर के रूप में रहेगी। अगर किसी एनवायरनमेंट में CO2 एक्सेस के अंदर है तो वहां पर CO2 जो है वो लिमिटिंग फैक्टर के रूप में रहेगा। अगर हम किसी ऐसे इलाके में जाते हैं जहां टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम होता है तो वहां पर अगर टेम्परेचर में थोड़ा बहुत भी इंक्रीजन होता है तो वहां पर टेम्परेचर जो है वो लिमिटिंग फैक्टर के रूप में रहेगा। तो यहाँ ये चीज क्लियर होती है कि अलग अलग कंडीशंस के अंदर जो कोई भी प्रोसेस हो रही है उसकी रेट को जो फैक्टर्स लिमिटिंग फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वो
वेरी करते हैं। जब हम दोनों को ही सफिशिएंट क्वांटिटी में दे रहे हैं, लाइट को भी और CO2 की, तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो शुरू में तो बढ़ती है, लेकिन उसके बाद एक पीक पर पहुंच करके जो है इक्वल लेवल पर आ जाती है और उसके बाद वो इंक्रीज नहीं होती। इस टाइम पर इन्होंने पाया कि अगर ये टेम्परेचर को इंक्रीज करके 35 डिग्री सेल्सियस कर देते हैं तो इससे भी थोड़ी सी जो रेट है फोटोसिंथेसिस की वो बढ़ती है, जो भी पीछे हमने ग्राफ में देखा, लेकिन बाद में वो रेट भी पीक पर पहुंचकर इक्वल लेवल पर आ जाती है। इस स्टेज पर इन्होंने कहा कि कोई और फैक्टर यहां पर लिमिटिंग फैक्टर हो सकता है। तो हम यहां पर ये कह सकते हैं कि एक समय में सिर्फ एक ही फैक्टर जो है वो लिमिटिंग फैक्टर हो सकता है जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को अफेक्ट कर रहा है। जैसे कि ग्राफ में हमने देखा, एक टाइम पर लाइट वहां पर लिमिटिंग फैक्टर था, एक टाइम पर CO2 वहां पर लिमिटिंग फैक्टर थी और एक टाइम पर टेम्परेचर वहां पर लिमिटिंग फैक्टर था। अब ये जो लॉ था ब्लैकमैन का, लिमिटिंग फैक्टर का प्रिंसिपल जो था, उस पे कुछ ऑब्जेक्शंस आए। वो ऑब्जेक्शंस क्या थे? ब्लैकमैन ने पोस्टुलेट किया कि जो लिमिटिंग फैक्टर हैं वो एक से दूसरे के अंदर आसानी से नहीं चेंज हो सकते, क्योंकि यहाँ पर जो है ट्रांजिशनल कर्व होना चाहिए। ट्रांजिशन के दौरान एक नहीं दो फैक्टर्स जो हैं वो रेट ऑफ प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं और ट्रांजिशनल कर्व जो हैं वहां पर बनते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर लार्ज नंबर में ग्रीन सेल्स प्रेजेंट हैं जिसके अंदर न्यूमरस क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट हैं, तो वहां पर क्वांटिटी ज्यादा है तो सिर्फ एक फैक्टर वहां अफेक्ट नहीं करेगा। ट्रांजिशन के दौरान जब एक फैक्टर दूसरे में बदल रहा है तो वहां पर एक से अधिक फैक्टर्स जो हैं उसे अफेक्ट करेंगे। ठीक है, कुछ जो हैं वो लाइट को रिसीव करेंगे और दूसरे जो हैं वो ज्यादा CO2 को रिसीव करेंगे, क्योंकि वहां पर सेल्स की क्वांटिटी, क्लोरोप्लास्ट की क्वांटिटी ज्यादा है तो वहां पर लाइट और CO2 की जरूरत भी ज्यादा पड़ेगी। दूसरा जो ऑब्जेक्शन आया वो ये आया कि अगर सारे के सारे नॉन फैक्टर्स को हम इंक्रीज कर दें तो इससे प्रोसेस की रेट जो है वो इनडेफिनेटली इंक्रीज नहीं हो सकती। तीसरा ऑब्जेक्शन ये था कि इन्होंने जो प्रिंसिपल दिया था वो टॉक्सिक केमिकल या इनहिबिटर के रोल को या उनकी प्रेजेंस को नहीं बताता। और चौथा जो ऑब्जेक्शन है वो कुछ ऑथर्स ये मानते हैं कि रिएक्शन जो है उसको लिमिट करने के लिए या जो लिमिटिंग फैक्टर है वो एक नहीं होता, दो या उससे ज्यादा हो सकते हैं। दूसरा जो लिमिटिंग फैक्टर से रिलेटेड लॉ है वो है लिबिग्स लॉ ऑफ मिनिमम। इसे 1840 में एक जर्मन केमिस्ट जस्ट वॉन लिबिग ने एक बुक के अंदर पब्लिश किया था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इट्स एप्लीकेशन टू एग्रीकल्चर एंड फिजियोलॉजी। तो इन्हीं के नाम पर जो है इसको लिबिग्स लॉ ऑफ मिनिमम कहा गया। लिबिग ने डिस्क्राइब किया कि प्लांट की ग्रोथ पर अलग अलग फैक्टर जो हैं वो प्रभाव डालते हैं, इफेक्ट डालते हैं। इन्होंने क्या कंक्लूड किया? इन्होंने अपनी फाइंडिंग में ये कंक्लूड किया कि एक प्लांट की जो ग्रोथ है वो उस फूड स्टफ पर डिपेंड करती है जो मिनिमम क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट है। मतलब कहने का मतलब ये कि प्लांट में जो भी ग्रोथ हो रही है वहां पर अगर कोई एक्सेस में फैक्टर प्रेजेंट है उसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो फूड स्टफ वहां पर लिमिटिंग में है या मिनिमम में प्रेजेंट है वो ही उसकी ग्रोथ को सबसे ज्यादा अफेक्ट करेगा। इसे ही हम लिबिग्स लॉ ऑफ मिनिमम कहते हैं। इन्होंने ये कहा कि जो हर एक प्लांट है वो अलग अलग क्वांटिटी के जो न्यूट्रिएंट या फूड मटेरियल है उसकी रिक्वायरमेंट उस प्लांट को होती है। अगर इनमें से कोई भी फूड मटेरियल एब्सेंट है या न्यूट्रिएंट जो है वो एब्सेंट है तो प्लांट की डेथ हो जाती है, और अगर ये मिनिमल क्वांटिटी में भी प्रेजेंट है तो प्लांट की ग्रोथ मिनिमम होती है। यानी कि जितनी क्वांटिटी प्लांट को चाहिए अगर उतनी क्वांटिटी से कम मात्रा होगी तो ग्रोथ कम होगी, और अगर वो फैक्टर जो है एब्सेंट होगा तो प्लांट की डेथ हो जाएगी। लिबिग्स लॉ ऑफ मिनिमम कुछ सब्सटेंसेस के ऊपर जो है या जो केमिकल मटेरियल्स हैं उनके ऊपर लागू नहीं होता, जैसे ऑक्सीजन, फास्फोरस, जो कि फिजियोलॉजिकल ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के लिए जरूरी होते हैं। इन पर लिबिग्स लॉ ऑफ मिनिमम नहीं लगता। सीधे सीधे हम कह सकते हैं कि ये जो लॉ है वो इन्होंने स्पेसिफिकली फूड स्टफ या न्यूट्रिएंट के ऊपर दिया था। अगला जो लॉ है वो है लॉ ऑफ
टॉलरेंस। ये जो लॉ ऑफ टॉलरेंस है ये कहता है कि एक ऑर्गेनिज्म की जो सर्वाइवल है या उसकी जो जीवित रहने की क्षमता है वो उसके आसपास पाए जाने वाले एनवायरनमेंट के जो फैक्टर्स हैं उन पर डिपेंड करती है, कि वहां पर उसके आसपास जो भी फैक्टर्स हैं वो उसके रेट को या उसके जीने को, उसके सर्वाइवल को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, लिमिटिंग फैक्टर्स जो हैं वो डेंसिटी डिपेंडेंट भी हो सकते हैं या डेंसिटी इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं। ठीक, तो जो डेंसिटी डिपेंडेंट लिमिटिंग फैक्टर्स होते हैं वो एक पॉपुलेशन की ग्रोथ, अबंडेंस और डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि एक पॉपुलेशन कितनी डेंस होगी। ठीक है, इसके विपरीत अगर हम बात करें डेंसिटी इंडिपेंडेंट लिमिटिंग फैक्टर्स, तो ये वो फैक्टर्स होते हैं जो एक पॉपुलेशन की ग्रोथ, अबंडेंस और डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट नहीं करते, यानी कि पॉपुलेशन की डेंसिटी को अफेक्ट नहीं करते, उसके अलावा पॉपुलेशन को अफेक्ट करते हैं। लिमिटिंग फैक्टर्स जो है वो एक सिंगल लिमिटिंग फैक्टर हो सकता है, यानी कि सिर्फ एक लिमिटिंग फैक्टर भी उनको अफेक्ट कर सकता है। जब एक फैक्टर इनडायरेक्ट रेस्ट्रिक्टिव इफेक्ट जो है प्रोड्यूस करता है या फिर कुछ ऐसा करता है कि अगर उसमें इंक्रीजन किया जाए तो जो दूसरा लिमिटिंग फैक्टर है वो लिमिटिंग फैक्टर अफेक्ट हो रहा हो, तो ऐसे लिमिटिंग फैक्टर को हम को लिमिटिंग फैक्टर करते हैं, यानी कि ऐसा लिमिटिंग फैक्टर जो दूसरे लिमिटिंग फैक्टर को अफेक्ट कर रहा है, जिससे कि वहां पर ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन जो है वो अफेक्ट हो रही है। जैसे कि पॉपुलेशन की साइज जो है वो फूड, न्यूट्रिएंट, शेल्टर और मीट पर डिपेंड करती है, यानी कि एक पॉपुलेशन जो है उसको कितने फूड की आवश्यकता है और कितना फूड उसको वहां पर मिल रहा है। तो यहाँ पर पॉपुलेशन की जो साइज है वो जो है किसके द्वारा डिसाइड हो रही है, उसके फूड के द्वारा डिसाइड हो रही है। तो ऐसे अलग अलग फैक्टर्स हो गए, फूड, न्यूट्रिएंट्स, शेल्टर और मीट, जिसके द्वारा पॉपुलेशन की साइज जो है वो अफेक्ट होती है। ठीक है, यहां पर जो है हम बात करें कि इकोसिस्टम में ये सारे के सारे रिसोर्सेज एक लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर होते हैं, इस वजह से जो पॉपुलेशन है उसके अंदर जो मेंबर्स प्रेजेंट हैं उन्हें आपस में compete करना पड़ता है, फाइट करना पड़ता है इन फैक्टर्स को या इन रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। तो ये तीनों के तीनों लॉ और प्रिंसिपल जो हैं आपको क्लियर हो गए। ब्लैकमास लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, लॉ ऑफ मिनिमम, लिबिग्स लॉ ऑफ मिनिमम एंड थर्ड वन इज लॉ ऑफ टॉलरेंस। ठीक है, तो तीनों ही जो हैं अलग अलग तरीके से ये दर्शाते हैं कि जो सबसे कम क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट है या जो भी फैक्टर डेफिशिएंट है वो ही किसी प्रोसेस को अच्छे से अफेक्ट करता है या उस प्रोसेस की रेट को बढ़ाने या घटाने के लिए जरूरी होता है। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इस यूनिट के एक और टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड टू बॉटनी ज्ञान फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। थैंक यू।